हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज से बिजनेस वैल्यूएशन में अपन लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है अपना बिजनेस वैल्यूएशन मेथड्स एंड अप्रोचेस। ठीक है कि बिजनेस वैल्यूएशन के कितने टाइप के मेथड्स होते हैं और उनसे रिलेटेड उनकी अप्रोचेज क्या क्या है। ठीक है, अपन ये स्टार्ट करें उससे सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि बिजनेस को वैल्यू करने की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ती है। उसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। उस एग्जाम्पल के अंदर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास में कितनी कंपनीज हैं। दो कंपनीज हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि मेरे पास में कितने बिजनेस हैं, दो बिजनेस हैं। एक है कंपनी ए लिमिटेड है और एक कोई दूसरी कंपनी है, क्या नाम है उसका, बी लिमिटेड है। क्लियर है। एक कंपनी ए लिमिटेड है और दूसरी कंपनी कौन सी है, बी लिमिटेड। अब अगर मान के चलें अपन कि ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड को खरीदना चाहती है, ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड को क्या चाहती है, खरीदना चाहती है। ठीक है, तो बी लिमिटेड को क्या पे करना पड़ेगा, उसको कंसिडरेशन का अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, और वो पे कौन करेगा, वो ए लिमिटेड पे करेगा। तो अब पॉइंट आता है कि सर कंसिडरेशन का अमाउंट कितना होगा। तो कंसिडरेशन का अमाउंट उतना होगा जितना इसके बिजनेस की क्या है, वैल्यू है, या इसके कंपनी की जितनी वर्थ है, उतना अमाउंट कंसिडरेशन के रूप में ए लिमिटेड जो है वो किसको पे करेगी, बी लिमिटेड को पे करेगी। क्लियर है पॉइंट सबको। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का जो एग्जांपल है, इसमें अपन ने क्या एज्यूम करा कि ए लिमिटेड है वो खरीदना चाहती है किसको, बी लिमिटेड को। तो ए लिमिटेड कौन सी कंपनी हो जाएगा, अपना परचेजिंग कंपनी हो जाएगा। और बी लिमिटेड जो है वो कौन सी कंपनी हो जाएगा, अपना टारगेट कंपनी हो जाएगा। क्लियर है। और इससे रिलेटेड जो अपना एक सेपरेट चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 9 है, वैल्यूएशन इन मर्जर्स एंड एक्विजिशन, उसमें अपन यही करते हैं कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को केस रखते हैं। क्लियर है पॉइंट सबको। तो यहाँ पर सीधा मतलब ये है कि बिजनेस को वैल्यू करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि अगर अपन किसी कंपनी को खरीद रहे हैं तो उसको कंसिडरेशन का अमाउंट कितना होगा, वो कैलकुलेट करने के लिए अपने को डिफरेंट मेथड्स का सहारा लेना पड़ता है। और उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, बिजनेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है पॉइंट। ठीक है सर। अब सेकंड पॉइंट आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर बिजनेस वैल्यूएशन मेथड्स हैं, तो क्या यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स होंगे उन सब से बिजनेस की वैल्यू सेम होगी क्या। तो इसका आंसर है, उन सब की वैल्यू क्या होगी, सेम नहीं होगी। बाई चांस है कि मान लो कोई सेम हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं होगी, इसका रीजन ये है कि आज सपोज करें अगर मैंने कोई मेथड डेवलप करा, तो उसके अंदर मैंने खुद की एजम्पशन लगाई है, खुद का दिमाग यूटिलाइज करा है। और अगर उस मेथड में कोई कमी रहती है, तो उस मेथड के अंदर फिर उस कमी को दूर करने के लिए क्या होता है, कोई नया मेथड डेवलप होता है। तो उसके अंदर सामने वाले पर्सन ने क्या करी होगी, अजम्पशन खुद की ली होगी और खुद के क्या करा होगा, दिमाग को यूटिलाइज करा है। इसलिए यहाँ पर मेथड्स के अंदर वैल्यू बिजनेस की सेम आए, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है। अब आपके मन में सेकंड क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमारे को एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करना है। तो या तो अपने को क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई कर देगा कि कौन सा मेथड इसमें लगना है, या क्वेश्चन का डेटा अपने को स्पेसिफाई कर देगा कि वहां पर कौन सा मेथड लगेगा। सर क्वेश्चन का डेटा से मतलब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इस तरह से मिलेगी कि अपने को रीड करने से पता लग जाएगा कि इसमें इस क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई होगा। क्लियर है पॉइंट सबको। ठीक है। तो अभी अपन सबसे पहले इसकी नोटिंग करते हैं कि बिजनेस वैल्यूएशन मेथड्स एंड अप्रोचेज में बिजनेस को वैल्यू करने की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले वैल्यू ऑफ एनी बिजनेस, वैल्यू ऑफ एनी बिजनेस is to be calculated, is to be calculated to know the appropriate amount of consideration, appropriate amount of consideration to acquire
एनी बिजनेस। हिसाब अपन अगर बिजनेस को परचेज कर रहे हैं किसी कंपनी के, तो अपने को कितना अमाउंट का कंसिडरेशन का पेमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को क्या होती है कि उसके बिजनेस की वैल्यू का पता होना जरूरी होता है। क्लियर है? अब इसके बाद में सर पॉइंट आता है अपना कि बिजनेस वैल्यूएशन के मेथड्स क्या क्या होंगे। तो बिजनेस वैल्यूएशन में डिफरेंट टाइप के मेथड्स अपने को दे रखे हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस दे रखा है, ठीक है। रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड्स हैं, कंपेरेबल कंपनीज मेथड है, बुक वैल्यू मेथड है, नेट एसेट मेथड है। डिफरेंट टाइप के मेथड्स अपने को दे रखे हैं। लेकिन उन मेथड्स पर मैं आगे बढ़ने से पहले, जो अपने को इस पूरे चैप्टर में अपने जो पॉइंट काम आएंगे, सबसे पहले अपन उन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर उन पॉइंट्स में अगर अब किसी को दिक्कत रह गई, तो उन मेथड्स में भी कहीं ना कहीं आपके दिक्कत रहेगी। तो इसलिए अपन सबसे पहले उन पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे, फिर अपन एक एक मेथड को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले लिखते हैं अपनी हेडिंग। फर्स्ट जो हेडिंग है वो है अपना डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट्स का मतलब यहाँ पर क्या है? सिंपली अगर मैं बिजनेस वैल्यूएशन के टर्म में बात करूं, तो यहाँ पर डिस्काउंट रेट का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप लोगों ने कहाँ पर पढ़ा हुआ है? इंटरमीडिएट में, एफएम में पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं ये मानते हुए पूरे पॉइंट कवर कर रहा हूँ कि आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा, मतलब मैं एकदम जीरो लेवल से कवर करा रहा हूँ उन पॉइंट को। क्लियर है सबको? तो डिस्काउंट रेट है, तो बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर अपन इसको क्या किस नाम से जानते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से जानते हैं। अब फिर अगला पॉइंट आएगा अपना कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, तो वो जब आएगा जब अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि डिस्काउंट रेट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। सपोज करो कोई एक पर्सन है एक्स नाम से। इस पर्सन के पास में कितना अमाउंट है? मतलब सिंपली अगर मैं बोलूं, इस पर्सन के पास में आज के दिन कितना अमाउंट है? 1,000 रुपए है, ठीक है। तो पॉइंट ये आता है क्या 1,000 रुपए आज के 1 साल के बाद में क्या इक्वल रहेगा क्या 1,000 के? क्या 1,000 की वैल्यू आज के 1 साल बाद में 1,000 ही रहेगी क्या? तो आपका आंसर सबका होगा कि सर 1,000 वैल्यू कैसे रहेगी, क्योंकि महंगाई है वो आपकी क्या हो रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, मतलब इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा है। अगर मैं दूसरे वर्ड में बोलूं, तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी वो क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। क्लियर है? तो इसके लिए अपने को किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कि डिस्काउंट रेट अपन कितनी यूज करें। तो जैसे मैं आपको अगर इंटरमीडिएट में लेकर चलूं, आप लोगों ने 10% के ऊपर पीवी फैक्टर कैलकुलेट क्या करे थे? फर्स्ट ईयर में क्या होता है? 0.909। सेकेंड ईयर में क्या होता है पीवी फैक्टर? 0.826। थर्ड ईयर में क्या होता है अपना? 0.751। फोर्थ ईयर में क्या होता है? 0.683। एंड फिफ्थ ईयर में क्या होता है? 0.621। और इस तरह से अपन उसकी वैल्यू क्या हो रही है? धीरे धीरे गिर रही है, मतलब वैल्यू कम होती जा रही है। क्योंकि आज जो 1 रुपए है, उसकी 1 साल के बाद में कितनी वैल्यू रह जाएगी? ओनली 0.909। 2 साल के बाद में कितनी वैल्यू रहेगी? ओनली 0.826। और 5वें साल के बाद में उसकी वैल्यू कितनी रह जाती है? ओनली 0.621। तो अपने को बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो बिजनेस में क्या होगा, अपने को फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेंगे, वो अगर मान लो कोई 10 साल बाद में मेरे को बेनिफिट मिलेगा, तो मेरे को 10 साल बाद की वैल्यू से मतलब नहीं है, मेरे को उस 10 साल बाद वाले मिलने वाले बेनिफिट की क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। क्योंकि डिसीजन कब ले रहा हूं मैं? आज मैं डिसीजन ले रहा हूं कि इस बिजनेस को मेरे को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदूं। तो उसके लिए अपन किसको यूटिलाइज करेंगे? डिस्काउंट रेट को यूटिलाइज करेंगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो अपन इसमें थोड़ा सा नोट करते हैं। इसमें लिखेंगे द डिस्काउंट रेट, द डिस्काउंट रेट रिप्रेजेंट्स
The discount rates represents the rate used by investors calculate to calculate present value of पीवी का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। और ये कैश फ्लोज कब के होंगे? फ्यूचर के कैश फ्लोज होंगे। ठीक। फुल स्टॉप। इन बिजनेस वैल्यूएशन इन बिजनेस वैल्यूएशन डिस्काउंट रेट इन बिजनेस वैल्यूएशन डिस्काउंट रेट आर रिप्रेजेंटेड are represented by cost of capital। क्लियर है पॉइंट सबको? तो अगर मान लो कि अपने को कोई पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना है कि 1 साल बाद में 1 रुपए की वैल्यू क्या रह जाएगी, तो पीवी फैक्टर अपन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? पीवी फैक्टर क्वेश्चन अपने को इन्फॉर्म करेगा कि अपने को जो डिस्काउंट रेट यूज करनी है वो 10% यूज करनी है या 12% यूज करनी है, जो भी होगी वो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। ठीक है। तो उसको कैलकुलेट किस तरह करते हैं? 1/(1 + r⁴n। ठीक है। 1/(1 + r⁴n। r का मतलब क्या है यहाँ पर? रेट। n का मतलब क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर है पॉइंट सबको? तो डिस्काउंट रेट है ये नॉर्मली किस लिए यूज करते हैं अपन? फ्यूचर में मिलने वाले जो अपने को बेनिफिट है उनकी आज की क्या चाहिए साहब? मेरे को प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए अपन किसको यूज करते हैं? डिस्काउंट रेट को यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक। सेकंड हेडिंग लिखेंगे। सेकंड हेडिंग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अपन किससे डिनोट करते हैं? के ओ से डिनोट करते हैं। और WACC किसको बोलते हैं अपन? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है। ये भी आप लोगों ने इंटर में पढ़ा हुआ है, अपने चैप्टर था FM में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन मैं फिर वापस जीरो लेवल से इसको कवर कर रहा हूँ। ठीक है। कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है? दोनों वैसे एक ही है। आप KO बोल दें या WACC बोल दें, एक ही बात है। क्लियर है? ठीक है। इसमें लिखेंगे इट इज इट इज कॉस्ट ऑफ इट इज कॉस्ट ऑफ फंड्स used for financing। इट इज कॉस्ट ऑफ फंड्स यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग। अगर मैं जनरली अपने को यहाँ पर बात करें तो बिजनेस वैल्यूएशन में अपने को दो टाइप से कॉस्ट मिलेगी। एक मिलेगी कॉस्ट ऑफ डेट जिसको अपन KD से डिनोट करते हैं, और सेकंड मिलेगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्योंकि अपन अगर मान लो कंपनी है तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, कंपनी मार्केट से क्या लेती है? लोन लेती है। तो लोन के ऊपर भी क्या पे करना पड़ता है? उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो कंपनी के लिए क्या बन जाता है? कॉस्ट बन जाता है। अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर्स के थ्रू कैपिटल रेज करी है तो उस केस में क्या होता है? शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ता है? कंपनी को डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ता है। तो वो कंपनी के पॉइंट से क्या बन जाती है? उसकी कॉस्ट बन जाती है। क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है।
आगे लिखेंगे यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द बिजनेस। क्लियर है? ठीक। अब इसमें दो तीन पॉइंट आते हैं, वो आप लिखेंगे। इफ बिजनेस इज solely if business is solely financed through equity then KO is always KO is always equals to the KE। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में 100% क्या है, इक्विटी है, ठीक है। 100% क्या है, इक्विटी है, ना तो कोई डिबेंचर है, ना कोई लॉन्ग टर्म लोन है, ना कोई लोन फ्रॉम कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी नहीं है। 100% क्या है, इक्विटी से फाइनेंस हो रखा है। तो उस केस में जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी वही क्या हो जाएगी, अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है। बी करके लिखेंगी, इफ बिजनेस इज if business is solely financed through debt, then KO is always equals to the KD। अगर बिजनेस के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनली किसका कंपोनेंट है, डेट का कंपोनेंट है, ठीक है, चाहे डेट के अंदर चाहे डिबेंचर हो चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो, तो उस केस में जो अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो क्या होगी, केडी होगी। क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है। थर्ड केस लिखेंगे, इफ बिजनेस इज फाइनेंस्ड थ्रू equity and debt mix, then KO is computed as under। अगर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है, इक्विटी भी है और साथ ही साथ क्या है, डेट का कंपोनेंट भी है, तो उस केस में क्या होगी, अपने को क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, WACC होगी, मतलब इक्विटी की कॉस्ट प्लस डेट की कॉस्ट। क्लियर है? तो उसके लिए लिखेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट कर लेंगे। अब सपोज करो कि मान के चलते हैं अपन डेट और इक्विटी, डेट का पोर्शन है सपोज करो 80% और इक्विटी का पोर्शन है 20%। ये अपना क्या दे रखा है, अपने को कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है। तो अपन कैसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ इक्विटी। अगर मैं मेरे एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पर इक्विटी का वेट कितना आ रहा है, 100 में से कितना परसेंट पोर्शन है इक्विटी का, ओनली 20%। तो सिंपल कितना हो गया, वेट कितना हो गया, 0.20। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस, इसी तरह से जो डेट की कॉस्ट होगी जिसको अपन क्या बोलते हैं, केडी इंटू वेट ऑफ इक्विटी, सॉरी वेट ऑफ डेट।
क्लियर है पॉइंट? अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर डेट का पोर्शन कितना है, 80% है, तो वेट कितना हो गया उसका, 0.80। ये पॉइंट सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे लिखेंगे, एक छोटा सा नोट डालकर लिखेंगे। एक छोटा सा नोट डालकर लिखेंगे। के ओ इज ऑलवेज, के ओ इज ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड, के ओ इज ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर टैक्स, after tax, because because cash flows, because cash flows are after tax। ठीक है, जब भी अपन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा अपनी जो कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी, आफ्टर टैक्स होगी। ठीक है, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते टाइम भी आफ्टर टैक्स करने की रिक्वायरमेंट है क्या, तो उस केस में अपने को रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब जो कंपनी इक्विटी डिविडेंड का पेमेंट करती है उसके ऊपर उसको क्या नहीं मिलता, टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। तो उसके अंदर क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है ऑलवेज क्या है, आफ्टर टैक्स होती है। अगर मैं सिंपली पूछूं आपसे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, जो कि यहाँ पर अपने लिए रेलिवेंट नहीं है, कोई एक आध क्वेश्चन में हो सकता है कि अपने से पूछ ले कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के बारे में पूछ ले, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी क्या होती है, ऑलवेज अपनी आफ्टर टैक्स होती है। लेकिन अगर वही मैं आपसे बोलूं कॉस्ट ऑफ डेट, तो डेट के ऊपर अपन क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, और इंटरेस्ट के ऊपर अपने को किसका बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसलिए केडी को हमेशा अपने को क्या करना पड़ेगा, आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि जो भी कैश फ्लोज होंगे वो सारे क्या होंगे, आफ्टर टैक्स होंगे। यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, अब इससे रिलेटेड अपना एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, या पहले एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं फिर अपन सारे एग्जांपल साथ करते हैं। तो थर्ड हेडिंग लिखेंगी, थर्ड हेडिंग लिखेंगी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ, शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन इसको, केडी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डेट में लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ डेट, द कॉस्ट ऑफ डेट इज द रेट, इज द रेट at which, at which company can borrow, at which the company can borrow, the company can borrow funds as on valuation date। कॉस्ट ऑफ डेट का क्या मतलब होता है, अगर मैं सिंपली आपसे ये बोलूं डिबेंचर के सामने क्या लिखी होती है, उसकी ऑलवेज रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी होती है 9% डिबेंचर्स। इस इसका मतलब क्या है कि इस डिबेंचर के ऊपर कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 9%। ठीक है, तो यही अपन ने लिखा है, कॉस्ट ऑफ डेट का क्या मतलब होता है, कंपनी जिसके ऊपर अपने फंड्स को बोरो कर सकती है वैल्यूएशन डेट के ऊपर।
क्लियर है। लेकिन अपन जब वैल्यूएशन के अंदर मतलब कैलकुलेट करेंगे WACC, तब अपने को क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट कौन सी चाहिए अपने को, आफ्टर टैक्स चाहिए। ठीक है, तो वो आप लिखेंगे KD आफ्टर टैक्स, KD आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। क्लियर है कि जो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें से अपने को कितना बेनिफिट मिल जाएगा टैक्स का, वो माइनस करने के बाद में जो आता है वो क्या हो गया अपना कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर फोर्थ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब आप ये मत सोचना कि सर हमारे ये सारे पॉइंट जो है FMA कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर में पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने को पहले इन्हीं पॉइंट को एकदम क्लियर करना है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में बीच में ये पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो पहले अपन इन पॉइंट को क्लियर करेंगे, देन अपन जो वैल्यूएशन के मॉडल हैं उनको अपन कवर करते हुए चलेंगे। ठीक, और अगर मान लो किसी ने इंटर में नहीं पढ़ा हो इनको, तो उनको वो ये पॉइंट कवर हो जाएगा, और अगर किसी ने पढ़ रखा है तो उनका रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या मतलब होता है, क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी फिक्स होती है क्या हमेशा, क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है, क्या उसकी रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फिक्स होती है क्या, तो कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाले डिविडेंड की रेट क्या नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। ठीक है, कंपनी की चॉइस के ऊपर है कि कंपनी ने जितना प्रॉफिट अर्न करा उसमें से कुछ पोर्शन कहाँ ट्रांसफर करती है कंपनी, रिजर्व में ट्रांसफर करती है, फिर आगे किसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है एज ए डिविडेंड। तो अगर आज सपोज करें कि मैं 1 लाख रुपए रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख रुपए रिलायंस में करने की, इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, तो मैं ये तो डिसाइड करूंगा ना, मेरे मन में तो ये तो रहेगा कि यार मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर, ये मेरे को कितनी रिटर्न कमा कर देगा। मैं ये सोचता हूँ कि यार कम से कम मेरे को कितनी रिटर्न चाहिए, 14% रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये जो मेरी 14% है, ये क्या है, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है, मतलब मेरी खुद की रिक्वायर्ड रिटर्न है। मैं चाहता हूं कि इतने तो मेरे को ये कमा कर दे ही दे। क्लियर है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कितनी है। ठीक है, लिखेंगे आप इसमें, इट इज इट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ इट इज द एक्सपेक्टेशन इट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। क्लियर है पॉइंट सबको। और यहाँ पर अपने को बिजनेस वैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड मिलेगा, नॉर्मली CAPM मॉडल मिलेगा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो आप लिखेंगे एज पर CAPM, एज पर CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस एफ। ठीक है, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि सर यहाँ पर RF का मतलब क्या है, तो RF का मतलब क्या होता है, रिस्क फ्री रेट। तो आप लिखेंगे RF इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। बीटा का मतलब क्या होता है,
सेंसिटिविटी फैक्टर। आरएम का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑफ मार्केट। और कई बार क्वेश्चन अपने को क्या करेगा, अपने को रिटर्न ऑफ मार्केट और ये नहीं देकर वो अपने को डायरेक्ट क्या दे देगा, क्वेश्चन अपने को बोलेगा कि मार्केट रिस्क प्रीमियम इतना है। तो आर एम माइनस आर एफ क्या होता है अपना, मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो लिखेंगे आप आर एम माइनस आर एफ इक्वल्स टू मार्केट रिस्क प्रीमियम। यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है। आरएफ का क्या मतलब हुआ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। मतलब सिंपली अगर मैं बोलूं कि आज मेरे पास में 1 लाख रुपए, मैं सोचता हूँ यार कौन स्टॉक मार्केट में लगाएगा, वहां पर तो रिस्क है। ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, बैंक में एफडी करा दी, जहां पर मेरे को सिंपल कितना मिल रहा है, 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये आरएफ जहां पर मेरे कोई रिस्क ही नहीं है, ये कौन सी रिटर्न होती है, रिस्क फ्री रेट होती है। आरएम का मतलब मैंने अभी आपको बता ही दिया कि मार्केट की रिटर्न, कि साहब निफ्टी ने इतना रिटर्न दिया है या सेंसेक्स में इतना रिटर्न है, तो वो क्या हो गया, अपना मार्केट की रिटर्न हो गया। आर एम माइनस आर एफ क्या होता है, अपना मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है। बीटा का मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी फैक्टर होता है। अगर मान के चलें किसी कंपनी का बीटा 1.3 है, किसी कंपनी का बीटा कितना दे रखा है अपने को, सपोज करें 1.3 है। ठीक है। और रिटर्न ऑफ मार्केट दे रखा है अपने को, सपोज करो कि मार्केट में जो मूवमेंट है वो हो रखा है, सपोज करें आप 3% से। ठीक है। तो इसका मतलब जिस भी सिक्योरिटी का ये 1.3 बीटा है, उससे रिलेटेड जो स्टॉक है उसमें कितना चेंज होगा, 1.3 इंटू 3। ठीक है। मतलब मार्केट में अगर 3% का अपवर्ड है, तो वो स्टॉक जो है वो कितने परसेंट से अपवर्ड होना चाहिए, 1.3 इंटू 3। क्लियर है सबको? इसको क्या बोलते हैं, बीटा को सेंसिटिविटी फैक्टर। यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर है? तो अभी तक का अपन ने जो कवर करा है, एक बार मैं उसको 2 मिनट लगाकर समराइज कर रहा हूँ, देन अपन न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने ये समझा कि बिजनेस को वैल्यू करने की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब अपन क्या करते हैं, किसी बिजनेस को अगर खरीदना चाहते हैं तो उसमें कंसिडरेशन का कितना पेमेंट होगा, उस लिए अपने को क्या जरूरत पड़ती है, बिजनेस को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। इसके बाद में अपन ने जो बेसिक पॉइंट्स हैं अपने, उन पर आए। सबसे पहले डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट बिजनेस वैल्यूएशन में क्या है, अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। क्लियर है? क्योंकि परचेजिंग पावर ऑफ मनी वो क्या हो रही है, डाउन होती जा रही है। तो आज अगर मान लो मेरे पास में 1 लाख रुपए है, तो वो 1 साल बाद में उसकी वैल्यू 1 लाख के इक्वल नहीं रहेगी। और अगर मैं बोलूं आज 1 लाख रुपए 5 साल बाद में कितने होंगे, तो उसकी 5 साल बाद में वैल्यू 1 लाख के इक्वल नहीं होंगी, वैल्यू क्या होती है उसकी, डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? देन अपन ने स्टार्ट करा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, कि कोई भी कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जो है उसके पास में इक्विटी और डेट, उनको फाइनेंस किया है, तो उनके लिए कितने उसकी कॉस्ट आ रही है। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फिर मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी। अगर 100% इक्विटी से फाइनेंस है, तो उस केस में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा अपना, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, इक्विटी से फाइनेंस है तो के ई इक्वल्स टू के हो जाएगा। और अगर डेट से फाइनेंस है 100%, तो उस केस में क्या हो जाएगा, के डी इक्वल्स टू के हो जाएगा। और फिर अपन ने अगर मिक्स में है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। और हमेशा WACC जो कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, आफ्टर टैक्स होगा। क्योंकि जो भी अपने को कैश फ्लोज मिलेंगे वो सारे क्या होंगे, आफ्टर टैक्स होंगे। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद में कॉस्ट ऑफ डेट बता ही दिया मैंने आपको। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है, अपना शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन। क्लियर है? तो उसके लिए अपन ने एक फॉर्मूला लिखा, कौन सा था वो, CAPM मॉडल। ठीक है। अब अपन इनके इनसे रिलेटेड जो पॉइंट है उसके सारे एग्जाम्पल अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है। देखेंगे आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ये बोल रहा है, सपोज अल्फा लिमिटेड हैज ए कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग।
अल्फा लिमिटेड कंपनी है, उससे कैपिटल स्ट्रक्चर में इस तरह से गिवन है। डेट कितना बोल रहा है, 30 मिलियन का डेट है। इक्विटी कितना है अपना, 45 मिलियन का है। तो अगर मैं दोनों का टोटल करूं, डेट प्लस इक्विटी, ये कितना हो गया अपना, 75 मिलियन हो गया। तो इसकी हेल्प से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डेट का भी वेट फाइंड आउट कर सकता हूं और इक्विटी का भी वेट फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है। इफ द बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन कर दिया अपने को कि जो डेट की कॉस्ट है वो क्या है, बिफोर टैक्स है 11%। आगे अपने को और भी लिख दिया, प्री टैक्स के डी। ठीक है, अगर कोई ये लाइन नहीं पढ़ पाया तो अगली पढ़ लो। ठीक है, 11% अपने को क्या दे रखी है, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर की कितनी उम्मीद है, 16.5% की उम्मीद है। एंड द मार्जिनल टैक्स रेट, टैक्स की कितनी रेट दे रखी है अपने को, 30% रेट दे रखी है। अपने से क्वेश्चन क्या मांग रहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे इसको। हाँ। सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट कर लें, के ई अपने को दे ही रखा है, शेयर होल्डर्स की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी थी अपने को, 16.5%। के डी मैं खुद कैलकुलेट कर लेता हूं, क्या होगा, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - टैक्स रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अपने को कितनी गिवन थी, इंटरेस्ट रेट कितनी गिवन थी अपने को, 11%। और ये टैक्स रेट कितनी थी, 30%। तो 0.3 हो गया। तो ये कितना आ गया, 11 इंटू 0.7। तो ये आ रहा है अपना 7.7%। ये पॉइंट क्लियर है सबको। अब इनके सामने मैंने क्या है, आफ्टर टैक्स लिखा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या मांगा अपने से, डब्ल्यू मांगा है। तो वो ऑलवेज क्या होता है, डब्ल्यू आफ्टर टैक्स ही होगा। क्लियर है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ चुकी है, कॉस्ट ऑफ डेट आ चुका है। अब मेरे को क्या चाहिए, वेट भी तो चाहिए मेरे को, कि वेट ऑफ इक्विटी कितना है और वेट ऑफ डेट कितना है। तो आप लिखेंगे वेट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू, इक्विटी कितनी थी अपने पास में टोटल, 45 मिलियन की है। और कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और वेट कितना है, 30 मिलियन का तो डेट है, और ये कितना है, 45 का। तो 45 मिलियन प्लस 30 मिलियन, 45 डिवाइडेड बाई 75। तो ये आ रहा है कितना, 0.6। मतलब 60% पोर्शन है वो तो किसका, अपना इक्विटी का है, तो बचा हुआ 40 किसका हो गया, डेट का हो गया। तो आगे लिखेंगे वेट ऑफ डेट, 30 मिलियन डिवाइडेड बाई, इक्वल्स टू, ये कितना आ गया, 0.40। ठीक है। अब अपने को क्या मांगा है, डब्ल्यू मांगा है। तो डब्ल्यू किस तरह आएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी थी, 16.5%। वेट कितना था इसका, 0.6। डेट की अपन ने कैलकुलेट करी थी आफ्टर टैक्स 7.7 इंटू 0.4। 16.5 इंटू 0.6, ये आ रहा है 9.9 प्लस 7.7 इंटू 0.40, 3.08। तो कितना हो गया, 12.98%। ये पॉइंट सबको क्लियर है। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ये क्या बोल रहा है? इफ द रेट एट विच द कंपनी कैन बोरो फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज 11%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है कितनी? 11%। कहाँ से? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लेते हैं तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 11%। एंड द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 30%। और टैक्स रेट कितनी बोल रहा है? 30% बोल रहा है। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट वुड बी, ये कह रहा है कि पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी। ठीक है, तो ये तो यही अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। के डी इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - टैक्स रेट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लूंगा, उसकी इंटरेस्ट रेट कितनी है? 11% है। 1 - टैक्स कितना बोला? 30%, मतलब 0.3। तो 11 का 77 यही आ जाएगा जो अभी कैलकुलेट करा था, कितना? 7.7%। क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, इफ द 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड इज 7.5%। 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड। अब सबसे पहले आप ये बताएं, गवर्नमेंट बॉन्ड में कोई रिस्क होता है क्या? तो गवर्नमेंट बॉन्ड में तो कोई रिस्क नहीं है। और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को कितनी दे रखी है? 7.5%। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सी रिटर्न को इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है अपने को रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को। ठीक है, and the BSE Sensex return over the last 1 year is 15%। BSE को मतलब मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है रिटर्न कितना? 15%। एज्यूमिंग कंपनी का बीटा कितना दे रखा है? 1.2। व्हाट इज द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी? तो आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, RF कितना दे रखा है अपने को? गवर्नमेंट बॉन्ड का इंफॉर्मेशन है 7.5%। RM कितना दे रखा अपने को? BSE सेंसेक्स की इंफॉर्मेशन है 15%। बीटा कितना दे रखा है अपने को? 1.2। तो इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं अपन? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब CAPM मॉडल की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो आप लिखेंगे एज पर CAPM कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। आगे लिखते हैं, RF कितना है? 7.5% है। बीटा कितना था? 1.20। RM कितना है? मार्केट की रिटर्न है 15%। और रिस्क फ्री कितनी है? 7.5%। करेंगे कैलकुलेट। ये तो एज इट इज रह जाएगा अपना 7.5% प्लस इसको सोल्व करने से कितना आ रहा है? 9%। ये कितना हो गया? 16.5%। आई होप सबको क्लियर है एग्जाम्पल नंबर 3 भी। 3 एग्जाम्पल तक पहुंचने में किसी को कोई डाउट है क्या? तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आज अपन यहीं तक कवर करना आप लोग, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे अपन इस लेक्चर के बाद में जब सेकंड लेक्चर आएगा अपना, तो उसके अंदर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में अपन ने बिजनेस वैल्यूएशन में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करा था, जो कि था अपना बिजनेस वैल्यूएशन मेथड्स एंड अप्रोचेस। तो उसमें सबसे पहले अपन ने ये समझा था कि बिजनेस को वैल्यू करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। उसके बाद में अपन ने कुछ एक टर्म को डिस्कस करा था। डिस्काउंट रेट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब होता है, किस तरह से अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या मतलब होता है। तो वहां तक का पॉइंट अपन ने कवर कर लिया था। आज अपन उससे आगे का पॉइंट कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप मेरे साथ में हेडिंग लिखेंगी। 4 पॉइंट अपने कवर हो चुके थे, तो अपन पॉइंट नंबर स्टार्ट करेंगे, पॉइंट नंबर 5। इसमें लिखेंगी अनसिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क एंड सिस्टमेटिक
रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क एंड सिस्टमेटिक रिस्क, इनका क्या मतलब होता है और किस तरह से अपन इनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगी द रिस्क, द रिस्क विच इज eliminated, the risk which is eliminated through through diversification, through diversification is known as unsystematic risk, is known as unsystematic risk। ठीक है, ऐसी रिस्क जिसको अपन क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हटा सकते हैं, तो उस रिस्क को क्या बोलते हैं अपन, अनसिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि अनसिस्टमेटिक रिस्क का क्या मतलब होता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ सकता है अपने से कि डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू जिस रिस्क को हटा सकते हैं वो रिस्क कौन सी रिस्क होती है, तो वो कौन सी रिस्क होती है, अपनी अनसिस्टमेटिक रिस्क होती है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि सर डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करें कि मेरे पास में अमाउंट है ₹1 लाख, एंड मैं क्या चाहता हूँ, उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो स्टॉक मार्केट में तो बहुत डिफरेंट तरह के सेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे मान के चलें अपन, रेलवे है, डिफेंस है, मेटल, इंफ्रा। ठीक है, तो और भी डिफरेंट तरह के क्या हैं, सेक्टर्स हैं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं 1 लाख रुपए का पूरा अमाउंट है कि मैं एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करता हूं। मैं क्या करता हूं कि कुछ अमाउंट है वो रेलवे में इन्वेस्ट करता हूं, कुछ डिफेंस में करता हूं, कुछ मेटल में लगाता हूं और कुछ इंफ्रा में लगाता हूं। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, मेरे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में मैंने अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रिस्क को हटाना। क्लियर है। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अनसिस्टमेटिक रिस्क। क्लियर है पॉइंट सबको। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे फिर, द रिस्क, द रिस्क दैट रिमेन्स, द रिस्क दैट रिमेन्स कैन नॉट, कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड, द रिस्क दैट रिमेन्स कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड away is known as, is known as systematic risk। क्लियर है पॉइंट सबको, कि जिस रिस्क को अपन क्या है, डाइवर्सिफाई के थ्रू हटा नहीं सकते, तो ऐसी रिस्क कौन सी रिस्क होती है, अपनी सिस्टमेटिक रिस्क होती है। वैसे आपको ये टॉपिक जो है वो कहाँ पर मिलता है, अपने एसएफएम में फाइनल के अंदर, वहां पर ही पोर्टफोलियो के अंदर ये टॉपिक मिलेगा। क्लियर है। तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों तरह की रिस्क का मतलब क्या होता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है, जिसको डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू अपन हटा सकते हैं, और सिस्टमेटिक रिस्क कौन सी रिस्क होती है जिसको अपन डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हटा नहीं सकते। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि टोटल रिस्क का क्या मतलब होता है, तो अनसिस्टमेटिक रिस्क प्लस सिस्टमेटिक रिस्क इक्वल्स टू क्या होती है, अपनी टोटल रिस्क। तो लिखेंगे इसके बाद में, टोटल रिस्क इक्वल्स टू अनसिस्टमेटिक रिस्क
प्लस सिस्टमेटिक रिस्क। तो इन दोनों के टोटल को ही अपन क्या बोलते हैं, अनसिस्टमेटिक, और सिस्टमेटिक के टोटल को क्या बोलते हैं अपन, टोटल रिस्क बोलते हैं। क्लियर है। अब अपने से हो सकता है कि कई बार मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बीटा किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी अपन नोट कर लेते हैं बीटा का फॉर्मूला। बीटा क्या होता है अपना, कोवेरियंस ऑफ asset return, covariance of asset return with market market return divided by variance of variance of market return। क्लियर है पॉइंट सबको, कि कोवेरियंस है, क्वेश्चन में मिलेगा अपने को कि असेट का और मार्केट के रिटर्न का बीच में कोवेरियंस इतना है, और क्वेश्चन बोलेगा आपको कि वेरियंस ऑफ मार्केट इतना है, तो आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके बीटा की वैल्यू बतानी है। अब मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जनरली वेरियंस अगर अपने को डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो अपने को क्वेश्चन क्या प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन देगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वही क्या होता है, अपना वेरियंस होता है। क्लियर है पॉइंट सबको, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल है, पहले वो कवर करते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखेंगे, ये बोल रहा है अपने को एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स इज एस्टिमेटेड एज 25%। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, तो मेरे को क्या चाहिए, वेरिएंस चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा, तो वो क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। आगे बोल रहा है इफ द कोवेरियंस ऑफ कंपनीज इज रिटर्न विद द रिटर्न ऑफ मार्केट इंडेक्स, वो दे रखा है अपने को कोवेरियंस कितना, 0.05 दे रखा है, और क्वेश्चन ने क्या मांगा, व्हाट इज द बीटा ऑफ कंपनी ए। तो बीटा निकालने के लिए अपने को कोवेरियंस दे रखा है, डिवाइड क्या कर देंगे उससे, वेरियंस ऑफ मार्केट रिटर्न। ठीक है, मार्केट रिटर्न का अपने को क्या है, वेरियंस डायरेक्टली नहीं दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है सबको, ठीक है। तो लिखेंगे आप एग्जाम्पल नंबर 4, बीटा इक्वल्स कोवेरियंस between covariance between asset return and market divided by variance of market return। ये दे रखा है अपने को, कोवेरियंस कितना दे रखा था, 0.05 दे रखा है, मतलब 5% था, तो कितना हो गया, 0.05। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा था अपने को, 25% दे रखा था, तो 25% को सिंपली क्या लिखते हैं अपन, 0.25, और उसका क्या करना है अपने को, स्क्वायर करना है। तो 0.25, इसका क्या चाहिए मेरे को, स्क्वायर चाहिए, तो ये कितना हो गया, 0.05 डिवाइडेड बाई 0.25 का स्क्वायर, ये हो गया अपना 0.0625, 0.0625। अब अपन फाइंड आउट कर लेंगे बीटा कितना आ रहा है, 0.05 डिवाइडेड बाई 0.0625, तो बीटा आ रहा है अपना 0.8।
क्लियर है? तो ये छोटा सा अपने को पॉइंट दे रखा है कि सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क तो वो है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं, और सिस्टमेटिक रिस्क वो रिस्क है जिसको अपन डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो यहां तक अपने क्या है, ये बेसिक पॉइंट कवर करे हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें फर्स्ट मेथड के ऊपर, वैल्यूएशन का। तो आप लिखेंगे हेडिंग डिविडेंड, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन इसको, डीडीएम, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। सिंपली कुछ भी नहीं है, अपने को क्या होगा, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के थ्रू अपन क्या करेंगे, फ्यूचर में जितना भी मेरे को डिविडेंड मिलेगा, उन सारे मिलने वाले फ्यूचर के डिविडेंड की मैं आज की डेट में क्या कैलकुलेट कर लूंगा, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, मेरे को शेयर की प्राइस मिल जाएगी, पर शेयर की प्राइस मिल जाएगी, और मेरे को क्वेश्चन अगर बोलता है कि कंपनी में इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ कंपनी आ जाएगी। क्लियर है? फ्यूचर में मिलने वाले जो भी डिविडेंड होंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर कर अपन पर शेयर की प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद में उसको नंबर ऑफ शेयर से अगर क्वेश्चन ने दे रखे हैं तो उससे मल्टीप्लाई कर कर कंपनी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले डिविडेंड और डिविडेंड और कैश फ्लोज, डिविडेंड और कैश फ्लोज रिसीव्ड बाय, रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर्स, रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर्स। ठीक है? अल्टीमेटली अपन सबको पता है कि डिविडेंड जो है वो किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को मिलता है। ठीक है? तो वही अपन ने लिखा है, आगे लिखेंगे एज पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डीडीएम लिखा है शॉर्ट में, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, एज पर डीडीएम वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ अ शेयर, वैल्यू ऑफ अ शेयर इज, क्या होगी, शेयर की वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर में जितने भी डिविडेंड मिलेंगे उन सब की प्रेजेंट वैल्यू। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वैल्यू ऑफ शेयर इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स, ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स टू बी रिसीव्ड। क्लियर है पॉइंट सबको? तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के थ्रू अपन एक शेयर की प्राइस पता करेंगे और उसको नंबर ऑफ शेयर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर अपने को क्या है, कुछ एक पॉइंट दे रखे हैं कि अपने को डिविडेंड अगर फिक्स परसेंटेज से मिल रहा है, कि हर साल एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है डिविडेंड, और सेकंड में क्या होगा, अपने को डिविडेंड है वो फिक्स नहीं मिल रहा है, कभी कितना कभी कितना, तो अलग अलग अपने को क्या दे रखी है, पॉसिबिलिटीज दे रखी है। तो उन सब में अपन शेयर की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो अब उस पॉइंट पर अपन बढ़ रहे हैं। ठीक है? आप इसमें लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट, वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ, इन केस ऑफ कांस्टेंट डिविडेंड, वैल्यू ऑफ शेयर इन केस ऑफ कांस्टेंट डिविडेंड, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, परपेचुटी। क्लियर है?
ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें अपने को इस तरह से मिलेगा कि कंपनी हर साल इतने रुपए का डिविडेंड देती है। ठीक है, और डिविडेंड अपन को पता है कि किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो इसके थ्रू अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इक्विटी शेयर की प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए जो अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, वैसे ये सब आपने इंटरमीडिएट में एफएम में पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं जीरो लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ वापस से, कि अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे डिविडेंड डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मतलब जितना भी डिविडेंड मिल रहा है उसको मैं क्या कर दूं, कैपिटलाइज कर दूं। तो उससे क्या फाइंड आउट कर लेंगे अपन, शेयर की प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? तो देखेंगे इससे रिलेटेड अपने पास एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 5। ये क्या बोल रहा है अपने को, लेट्स अज्यूम दैट द शेयर होल्डर्स ऑफ मिस अलका होल्ड्स द शेयर ऑफ ए लिमिटेड फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड। और अपन को पता है कि बिजनेस है, बिजनेस में अपनी कौन सी अजम्पशन लगती है, अकाउंट्स में बेसिक अपन 11th क्लास से स्टार्ट करते हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन पर चलता है। ठीक है, ए लिमिटेड is a matured company giving a constant dividend of rupees 3 per share every year। अब ये लिमिटेड ने तो ये फिक्स कर लिया कि साहब मैं तो हर साल कितने रुपए का डिविडेंड पे करूंगी, 3 रुपए का डिविडेंड पे करना मेरे को तो एक शेयर के ऊपर। मिस अलका एक्सपेक्ट 12% रिटर्न फ्रॉम हर इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड। द वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड फॉर मिस अलका वुड बी गिवन बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फॉर एवर। ठीक है, तो ये तो आगे का आंसर का पार्ट है, अपन इसको स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड कितना मिल रहा है अपने, यहीं पर कर लेते हैं। तो मेरे को वैल्यू ऑफ शेयर चाहिए। ठीक है, तो हर साल का डिविडेंड कितना मिल रहा है मेरे को, 3 रुपए। और जो अल्का है, जो कि शेयर होल्डर है, उसकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है अपने को, 12% दे रखी है। तो 3 रुपए हर साल मेरे को डिविडेंड मिलेगा, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, कैपिटलाइज कर दूंगा, कितने की परसेंटेज से, 12% की रेट से। क्लियर है? तो आप लिखेंगे डिविडेंड डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हर साल 3 रुपए का डिविडेंड है, और अपने को एक्सपेक्टेशन कितनी है शेयर होल्डर की, 12%, जिसको अपन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 0.1। तो ये कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 0.1, ये आ रहा है ₹25। तो आज के दिन अगर मैं बात करूं, तो ए लिमिटेड के शेयर की प्राइस कितनी चल रही है, ₹25 चल रही है। क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है। तो ये तो क्या था अपने पास में, फर्स्ट पॉइंट था, जहां पर हर साल क्या मिल रहा है, कांस्टेंट डिविडेंड मिल रहा है, मतलब हर साल एक फिक्स अमाउंट डिविडेंड का मिल रहा है। लेकिन अगर अपन खुद सोचकर देखें, क्या ये जो अजम्पशन है कि हर साल एक फिक्स अमाउंट ही मिलेगा डिविडेंड का, क्या ये ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगी, मतलब सेकंड अगर अपने को पॉइंट दे रखा है तो वो लिखेंगी वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर पेइंग डिविडेंड विथ डिविडेंड विथ कांस्टेंट ग्रोथ, विथ कांस्टेंट ग्रोथ। और ये अपन ने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा हुआ है, एफएम में। ये कौन सा मॉडल है, गॉर्डन मॉडल। ये मॉडल क्या बोलता है अपने को, कि अगर
एक कांस्टेंट ग्रोथ मिलती है इन फ्यूचर, तो अपन शेयर की प्राइस इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। और ये मॉडल किसने बनाया था? गॉर्डन ने बनाया था, इसलिए इसका नाम क्या है? गॉर्डन मॉडल। तो इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं आप लिखेंगे P0, क्योंकि अपन प्राइस कब कैलकुलेट करेंगे? अपने को वैल्यूएशन आज करना है या 20 साल बाद करना है? वैल्यूएशन तो मेरे को कब चाहिए? आज चाहिए। इसलिए मैं क्या यूज करता हूँ? P0। P0 का मतलब क्या होता है? D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G। एक एक पॉइंट को समझेंगे डिटेल में कि D1 क्या है, KE क्या है और G क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि P0, P0 का क्या मतलब है यहाँ पर? P0 इक्वल्स टू करंट प्राइस पर शेयर। करंट प्राइस पर शेयर। D1, D1 का क्या मतलब होता है? आज जो डिविडेंड मिल रहा है उसको D1 बोलते हैं, या जो अपना 1 साल बाद में डिविडेंड मिलेगा उसको अपन D1 बोलते हैं। तो जो 1 साल बाद में अपने को डिविडेंड मिलेगा उसको अपन क्या बोलते हैं? D1 बोलते हैं। इसको लिखेंगे अपन एक्सपेक्टेड डिविडेंड। एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1। क्लियर है? केई अपने को पता लग ही चुका है कि केई का क्या मतलब होता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल दें या शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बोल दें, एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जी का मतलब क्या होता है अपना? ग्रोथ रेट। क्वेश्चन अपने को स्पेसिफाई करेगा कि जो अपना डिविडेंड है वो हर साल 2% या 4%, जो भी स्पेसिफाई दे रखा है, उस परसेंटेज से अपना डिविडेंड ग्रोथ होगा। तो अपने से क्या मांगेगा? वो शेयर की प्राइस मांगेगा। क्लियर है? तो ये मॉडल जो है, फर्स्ट मॉडल जैसे अपन ने देखा इसमें डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में, वो क्या बोल रहा था अपने को कि हर साल एक सेम अमाउंट डिविडेंड का मिल रहा है। ये जो अभी अपन स्टार्ट करा है अपन ने गोल्डन मॉडल, ये क्या बोलता है कि जो यहाँ पर इस मॉडल को तभी अप्लाई कर पाएंगे जब अपनी ग्रोथ में जो है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं अपन। देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। अभी तो सारे अपने क्या चल रहे हैं? एग्जाम्पल चल रहे हैं। अब इसके बाद में क्या आएंगे? इलस्ट्रेशन आएंगे, और फिर अपन क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? एक्सटेंडिंग आवर प्रीवियस एग्जाम्पल। मतलब क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसी को कंसिडर करते हुए बोल रहा है कि उसमें चेंजेस कर रहा है। मिस्टर अलका होप्स दैट ए लिमिटेड विल गिव डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर नेक्स्ट ईयर। अब क्वेश्चन ने स्पेसिफाई अपने को कर दिया है। बाकी सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को वो इसी पॉइंट में रहता है कि क्या अपने को D0 दे रखा है या D1 दे रखा है। यहाँ पर पॉइंट क्या दे रखा है? विल गिव दे रखा है। और भी क्लियर कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर बोल दिया है। इसका मतलब यहाँ पर तो स्पेसिफाई हो गया कि जो अपना डिविडेंड होगा फर्स्ट ईयर के एंड में वो कितना होगा? ₹3 होगा। एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 6%। अब अपने को ग्रोथ की रेट दे दी है कि ग्रोथ कितनी है डिविडेंड में? 6% से ग्रोथ करेगा। फर्स्ट ईयर में ₹3 मिल रहा है, उसके बाद में क्या होगा? अगले साल ₹3 के अंदर कितना परसेंट ऐड कर देंगे? 6% ऐड कर देंगे। फिर जो आएगा उसके अंदर 6% ऐड कर देंगे। इस तरह से अपना चलेगा। क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड टुडे फॉर मिस अलका एज अंडर। तो ये अपन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि कितनी वैल्यू आ रही है। ये अपना कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 6। तो सबसे पहले अपने को फॉर्मूला यूज करना है। P0 इक्वल्स टू D1 अपॉन KE माइनस G। D1 अपने को दे रखा है रेडीमेड, नहीं दिया होगा D0 होगा तो उसमें ग्रोथ ऐड करके अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे? D1 को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर तो रेडीमेड ही दे रखा है मेरे को D1 कितना? ₹3।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी थी उसकी, एग्जाम्पल नंबर 5 को कंसिडर करना है, तो 5 में कितनी थी, 12% थी, तो ये कितना हो गया, 0.12। ग्रोथ कितनी दे रखी है अपने को, 6% दे रखी है, तो 0.06। अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 0.12 माइनस 0.06, तो ये आ रहा है अपना ₹50। ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या? तो अभी तक जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, उसमें अपन ने कितने पॉइंट कवर करे हैं, 2 पॉइंट कवर करे हैं। पहला क्या था, जहां पर डिविडेंड का अमाउंट ही क्या है, हर साल सेम रहेगा। और दूसरा अपन ने क्या कैलकुलेट करा, जहां पर ग्रोथ रेट है वो क्या रहेगी, हर साल सेम रहेगी, ग्रोथ रेट किसमें, डिविडेंड के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट मॉडल पर चलते हैं, डिविडेंड में ही। थर्ड लिखेंगे। टू स्टेज, टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अब टू स्टेज का मतलब क्या है, यहां पर अपने को क्वेश्चन बोलेगा कि फर्स्ट ईयर जो है, सेकेंड ईयर फर्स्ट, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, जैसे ये अपने को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्वेश्चन बोलेगा जैसे अगर 5 साल का डेटा है अपने पास, तो क्वेश्चन क्या बोल देगा कि स्टार्टिंग के 5 साल तक जो डिविडेंड है वो एक परसेंटेज से मिलेगा। ठीक है, जो ग्रोथ होगी वो एक परसेंटेज से होगी, और उसके बाद में वो ग्रोथ क्या हो जाएगी, 5वें साल के बाद में स्टेबल हो जाएगी। मतलब उसके बाद में जो आगे जो भी डिविडेंड मिलेंगे वो सारे क्या होंगे, उसी फिक्स परसेंटेज से मिलेंगे। ठीक है, मतलब उनमें जो ग्रोथ होगी वो उसी फिक्स परसेंटेज से ग्रोथ होगी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बोला जाता है। ये इसमें मतलब पहले तो क्या होती है, ग्रोथ हाई होती है, और उसके बाद में क्या होता है, ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि कोई भी नया नया बिजनेस है तो उसमें शुरू में क्या होता है, जंप आता है, लेकिन 2-4 साल बाद में क्या हो जाती है, उसमें नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो इसमें आप लिख सकते हैं, डिविडेंड आर, डिविडेंड आर पेड एट हाई ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट इन स्टार्टिंग, high growth rate in starting years, and after that growth rate will constant, will constant forever। क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं अपन, टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। मतलब शुरू के सालों में तो ग्रोथ क्या रहेगी, थोड़ी ज्यादा रहेगी, और उसके बाद में ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। अब अगर मान लो ये पॉइंट से क्वेश्चन मिलता है अपने को, तो अपने को उसको किस तरह सोल्व करना है, क्या अपन आप चेक करें इसमें, क्या मैं फर्स्ट वाला इसमें अजम्पशन लगा सकता हूँ क्या, कि फर्स्ट अजम्पशन तो पॉसिबल ही नहीं है, वहां पर तो हर साल का क्या होता है, डिविडेंड का अमाउंट ही सेम होता है। सेकंड अजम्पशन में क्या होता है, वो तभी लग पाती है जब क्या होती है, ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट होती है। तो अपने को क्या करना है इसके अंदर, कि जब उसमें ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो उस टाइम पर अपन कौन से मॉडल को यूज करेंगे, गोल्डन मॉडल को यूज करेंगे। क्लियर है? किस तरह करेंगे, इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखेंगे अभी यहां से क्या हो रहे हैं, अपने इलस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं।
तो आप देखेंगे सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या बोल रहा है अपने को, पाइथन लिमिटेड करंटली पेज ए डिविडेंड ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। मतलब एक कंपनी है, कंपनी का क्या नाम है, पाइथन लिमिटेड, करंटली पेज, करंटली मतलब आज के दिन वो उसका डिविडेंड कितना है, 2 रुपए पर शेयर है। ठीक है। ए वैल्यूअर फोरकास्ट ग्रोथ ऑफ 15% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। अब कोई वैल्यूअर है, उसने अनुमान लगाया कि इसकी जो 3 सालों के आने वाले 3 साल है उसमें ग्रोथ कितनी होगी, डिविडेंड में 15% के हिसाब से ग्रोथ होगी, फॉलोड बाई 4% ग्रोथ इन परपेचुटी देयर आफ्टर। और उसके बाद में क्या बोला, तीसरे साल के एंड में आकर ग्रोथ स्टेबल हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी, 4% हो जाएगी। मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि फर्स्ट ईयर में ग्रोथ कितनी है डिविडेंड में, 15%, सेकेंड ईयर में कितनी है 15%, थर्ड ईयर में कितनी है 15%, और बाद में स्टेबल होकर वो कितनी हो चुकी है 4% हो जाएगी। द रिक्वायर्ड रिटर्न मतलब के ही अपने को दे रखा है कितना, 13% दे रखा है, क्वेश्चन ने मांगा है करंट वैल्यू पर शेयर। क्लियर है। तो ये अपना जो क्वेश्चन दे रखा है ये किसका है, 2 स्टेज मॉडल का है। तो यहां से अपने क्या स्टार्ट हो रहे हैं, इलस्ट्रेशंस स्टार्ट हो रहे हैं। अभी क्या चल रहे थे, अभी तो सर एग्जाम्पल चल रहे थे। ठीक है। अभी इस केस में अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है जहां पर पहले ग्रोथ क्या है, हाई परसेंटेज से है डिविडेंड में, और बाद में क्या हो रही है, स्टेबल हो रही है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन। इलस्ट्रेशन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर। अब डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के थ्रू अपन जो भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, फ्यूचर के जितने भी डिविडेंड होंगे उन सब डिविडेंड की क्या है, आज के दिन कितनी वैल्यू है। मतलब प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर के डिविडेंड की जो है उसी को क्या बोलते हैं अपन, वैल्यू पर शेयर। तो यहां पर अपन देखते हैं सबसे पहले एक कॉलम लेंगे अपन किसका, ईयर का, कितने साल की इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है एंड थर्ड ईयर है। एक और आएगा, एक बार के लिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ, फिर क्या होगा, डिविडेंड होगा। ठीक है। जो डिविडेंड आएंगे उन डिविडेंड की क्या ले लूंगा मैं, प्रेजेंट वैल्यू ले लूंगा। मतलब सिंपली मैं बोलूं कितने परसेंट बोला था, 13% है। तो 13% पर अपन पहले क्या लेंगे, पीवी फैक्टर लेंगे, और उसके बाद में उनसे मल्टीप्लाई करके अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे पीवी फैक्टर, पीवी फैक्टर एट 13%। ठीक है। डिविडेंड को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सीधा क्या मिल जाएगा मेरे को, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था अपने को, कि जो कंपनी है वो कितना डिविडेंड पे कर रही है, करंट में 2 रुपए का डिविडेंड पे कर रही है, और ग्रोथ अपने को क्या बताइए, स्टार्टिंग के 3 साल तक 15% की ग्रोथ बताइए डिविडेंड के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ये कैलकुलेट करूं कि फर्स्ट ईयर के एंड में मेरे को कितना डिविडेंड मिलेगा, तो 2 रुपए तो आज है, उसमें कितना इंक्रीज होगा, 15%। तो अपन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 2 + 15%, ये कितना हो जाएगा, 2.30। अब 2.30 फर्स्ट ईयर में मिला है, अब इसमें कितना इंक्रीज होगा, 15% होगा। तो 2.30 + 15%, तो ये आ रहा है अपना 2.645। ठीक है। सेकेंड ईयर के एंड में कितना डिविडेंड होगा, 2.645। अब सेकेंड ईयर के एंड में 2.645 है,
तो इसके अंदर अगर मैं 15% प्लस कर दूंगा तो ये कब का डिविडेंड हो गया मेरा? थर्ड ईयर का। तो 2.645 इसका सीधा निकाल दिया मैंने 115%। तो ये आ रहा है अपने पास में 3.041। ठीक है, 3.041। क्लियर है? अब सर ये तो आपने बता दिया कि 3 साल तक के डिविडेंड होंगे, लेकिन 3 साल के बाद में क्या होगा? तो 3 साल के बाद में अपनी डिविडेंड की जो रेट है ग्रोथ की, वो क्या हो चुकी है? स्टेबल हो चुकी है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि थर्ड ईयर के एंड में मेरे को ये पता करना है कि फ्यूचर के अंदर, मतलब थर्ड ईयर के एंड से फ्यूचर में कितना अमाउंट का डिविडेंड मेरे को रिसीव होगा। उसके लिए अपन यहाँ पर लिखेंगे P3। और P3 की वैल्यू किस तरह आएगी, वो उसके लिए अपन क्या बनाएंगे? एक छोटा सा वर्किंग नोट। ठीक है, तो लिखेंगे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ P3। ठीक है, P3 का मतलब क्या है कि मैं थर्ड ईयर के एंड में मैं ये पता कर रहा हूं कि फ्यूचर में मेरे को कितने अमाउंट का डिविडेंड मिलेगा। थर्ड ईयर के एंड से लेकर फ्यूचर तक, इनफाइनाइट पीरियड। तो वो किस तरह होगा? अगर अपने को P3 कैलकुलेट करना, थर्ड ईयर के एंड में अगर खड़े हैं, तो अपन डिविडेंड कब का कंसिडर करेंगे? डिविडेंड अपन कंसिडर करेंगे फोर्थ ईयर का। इक्वल्स टू D4 डिवाइडेड बाई के माइनस जी। ये किसका फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं? गॉर्डन का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, क्योंकि गॉर्डन का फॉर्मूला मैं तभी यूज कर सकता हूं जब डिविडेंड की ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है। अब ये किस तरह कैलकुलेट होगा? तो ये देखो, अपने को पता है 3.041। ये कब का डिविडेंड लिया मैंने? थर्ड ईयर के एंड का। इसमें कितना और मिलेगा मेरे को? 4% और मिलेगा मेरे को फोर्थ ईयर से लेकर। फोर्थ ईयर में भी 4। फिर डिविडेंड की ग्रोथ की रेट क्या हो चुकी है? कांस्टेंट हो चुकी है। तो 1 + 0.04 डिवाइडेड बाई के ई। अपने को पता ही है कितनी दे रखी थी के ई अपने को? 13%। तो 0.13। ग्रोथ रेट अपनी पता हो चुकी है कितनी है? 0.04। तो ये कैलकुलेट करके अपन पता कर लेंगे कि थर्ड ईयर के एंड से कितने अमाउंट का टोटल डिविडेंड मिलेगा। 3.041 इंटू, तो ये आ रहा है अपने पास में 3.1626 डिवाइडेड बाई, ये माइनस करेंगे तो अपना पास में कितना बचेगा? 0.09। 0.09। तो ये आ रहा है 35.14। P3 का मतलब क्या है कि थर्ड ईयर के एंड से इनफाइनाइट पीरियड तक जो मेरे को डिविडेंड मिलेगा, उन डिविडेंड की थर्ड ईयर के एंड में कितनी वर्थ है। कब की बात हो रही है? थर्ड ईयर के एंड में हो रही है। तो वो वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली, कितनी आ रही है? 35.14। क्लियर है पॉइंट सबको? हाँ। मतलब सिंपली अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये भी बोल सकता हूं कि थर्ड ईयर के एंड में शेयर की प्राइस कितनी आ रही है? 35.14। आप अगर बेचना चाहें तो इसको बेच सकते हैं। ठीक है। और इसको अपन दूसरे क्या नाम बोल सकते हैं? टर्मिनल वैल्यू भी इसको बोलते हैं। क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद में क्या करेंगे अपन? 13% पर पीवी फैक्टर यूज करेंगे। तो 1/1.13 ये आ रहा है 8849 आ रहा है। तो मैं इसको, या तो आप 4 डिजिट तक पूरा लें, अदरवाइज क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखा है तो क्वेश्चन का यूज कर लें। तो ये कितना आ रहा है? मैं 4 डिजिट तक यूज कर रहा हूँ, 0.8849। फिर आ रहा है 0.7831। थर्ड ईयर में आ रहा है 0.6930।
अब ये भी कब की बात है, ये P3 भी कब कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, थर्ड ईयर के एंड में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। आप ये तो सही कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपने फोर्थ ईयर का पीवी फैक्टर ले लिया तो ये पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं ये कब कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं ये थर्ड ईयर के एंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे कितना रहेगा, 0.6930। क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, जो फ्यूचर के डिविडेंड है उसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आज की डेट में मैं वैल्यू ले आता हूं कि कितनी इसकी वैल्यू आ रही है। तो ये आ रहा है 2.3 इंटू 0.8849, ये आ रहा है 2.0352। नेक्स्ट करेंगे 2.645 इंटू 0.7831, ये आ रहा है 2.071, 2.071। फिर मैं कैलकुलेट करूंगा 3.041 इंटू 0.6930, तो ये आ रहा है 2.1074, 2.1074। फिर अपन कैलकुलेट करेंगे 35.14 इंटू 693, तो ये आ रहा है 24.35, 3520। क्लियर है। हाँ। अब सबका टोटल कर लेंगे, 2.0352 प्लस 2.071 प्लस 2.1074 प्लस 24.3520, तो ये आ रहा है अपने पास में 30.56, 30.5656। अगर आप 3 डिजिट तक पीवी फैक्टर लेंगे तो हो सकता है कि स्लाइड सा आपका वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो वो कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें आंसर थोड़ा सा डिफर करेगा ही पीवी की वजह से। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अपने मॉड्यूल में इसका जो सॉल्यूशन दे रखा है वो उन्होंने क्या कर रखा है, थोड़ा मिस्टेक कर रखी है। ठीक है, मिस्टेक क्या कर रखी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। देखो इनका आंसर कितना लाए हैं ये, 33.15, जबकि अपना कितना आ रहा है 30.56 या 30.57 के अप्रोक्स। अब इनका इतना आंसर क्यों आया, उसके पीछे रीजन क्या है। जब इन्होंने P3 कैलकुलेट करा तो इन्होंने ग्रोथ रेट कितनी मान ली, ये जो P3 कैलकुलेट करा यहाँ पर ग्रोथ कितनी मान ली इन्होंने, जो डिविडेंड था उसमें भी कितना ऐड कर दिया इन्होंने, 15% ऐड कर दिया, जबकि यहाँ पर ग्रोथ कितनी है अपनी, 4% हो चुकी है। क्लियर है। तो इस पॉइंट का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रिंटिंग एरर हो रही है। क्लियर है। तो अपन ने अभी क्या सीखा कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के थ्रू अपन वैल्यू पर शेयर किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो अपन ने इस चैप्टर का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, वो पॉइंट अपन स्टार्ट करेंगे, जो कि थोड़ा सा लेंदी होगा, मतलब उसका लेक्चर थोड़ा लेंदी जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जैसे ही उसको एक्सप्लेन करूंगा उसके साथ ही उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो भी साथ ही करेंगे ताकि ज्यादा क्लैरिटी आए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप है ना, अभी तक जितना अपन ने 2 लेक्चर में कवर किया है वो एक बार आप पूरा कवर कर लें। ठीक है, बाकी अपन लेक्चर थर्ड में डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।